बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं राजकुमार वर्मा। अब चलिए दोस्तों, हम लोग एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमने जिस टॉपिक पर चर्चा की थी वह था पिछले वाले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, और हड़प्पा सभ्यता जिस समय थी उस समय व्यापार की क्या व्यवस्था थी, सामान विदेशों से कैसे आते थे, वहाँ पर किस किस रूट से आते थे, इसमें हमने चर्चा किया हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो जा करके देख लिए। हमने समय समय पर आपको एग्जाम की दृष्टि से हमेशा ये बताया हुआ है कि कौन से इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कौन से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये समय समय पर हमको आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब लगातार बने रहिए। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, क्योंकि हमने इस चीज़ को पहले ही शुरुआत के वीडियो में इसको कवर कराया हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा हुआ तो जाकर के देख सकते हैं। बट आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको कुछ विशेष तरीके से खंगालेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिकॉज ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न आने की संभावना बनती है। ठीक है, तो हम लोग चलिए हम लोग नए टॉपिक पर आते हैं। और आज की हमारी जो टॉपिक है वह हड़प्पा सभ्यता की खोज है। थोड़ा सा इसको हम लोग गहनता से जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं बिना समय गवाए। देखिए दोस्तों, था क्या कि 1826 ईस्वी में मौसान, यह एक क्या था, पुरातत्ववेत्ता था। और उसने हड़प्पा स्थल की क्या की थी, जाकर के जांच पड़ताल की थी। वहां पर गया था, उसकी जांच पड़ताल की थी, कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। और उस समय जो पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर जनरल थे उनको ये अवगत भी कराया हुआ था, लेकिन उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। देन उसके बाद से 1856 ईस्वी में ब्रंटन बंधु, हाँ जी आप सही समझ रहे हैं, ब्रंटन बंधु उस समय क्या कर रहे थे, दोनों भाई थे, ये रेलवे ट्रैक को बिछा रहे थे, रेल लाइन बिछा रहे थे। ठीक है, कहाँ, कराची से लाहौर। कहाँ, कराची से लाहौर, पाकिस्तान के ये प्रमुख शहर है, वहां पर रेल लाइन बिछा रहे थे। उसी क्रम में इनको क्या मिली थी, एक बहुत प्राचीन पूरा स्थल मिली हुई थी जो काफी ऊंचाई में थी। और ये मतलब रेलवे लाइन को बिछाने में उस समय दिक्कतें आ रही थी, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उसको बिछाने के दौरान उसके ईंट को निकालना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने उसको देखा तो उन लोगों ने भी उसके ईंट को निकालना शुरू कर दिया, अपने अपने घर में लगाना शुरू कर दिए। देन उस समय तो वो बहुत सारी नष्ट हो गई, क्योंकि ईंट चुरा चुरा कर सब कोई लेकर गया। और इन लोगों ने क्या किया, रेल लाइन को बिछाने क्रम में बहुत सारी ईंटों को उसमें प्रयोग कर दिया। और उसके कुछ जो अवशेष थे, प्रमाण थे, वो ले जाकर के किसको देते हैं, कनिंघम साहब को। किसको देते हैं, कनिंघम साहब को। अब बात ये आती है कि कनिंघम के भ्रम के बारे में हम लोग टॉपिक देखेंगे। क्या देखेंगे, कनिंघम के बारे में टॉपिक देखेंगे। कनिंघम को किस प्रकार का भ्रम हुआ था, ठीक है, और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को खोजने में रुचि क्यों नहीं दिखाई। अब इसको हम लोग गहनता से जांच पड़ताल करेंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, कमॉन हम लोग चलते हैं इस टॉपिक पर और इसको गहराई से जांचते हैं। क्योंकि कनिंघम जो साहब थे उसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डीजी थे, पहले डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, और इस उस समय चूंकि ये पहले थे और उस समय इनके नेतृत्व में खुदाई हो रही थी, सो इसे भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट है। कनिंघम साहब को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या कहा जाता है, जनक। भारतीय पुरातत्व विभाग के इन्हें पिता के नाम से, जनक के नाम से संबोधित किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कनिंघम। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे। और इनको चौथी से लेकर के 7वीं सदी के बीच की जो चीनी बौद्ध यात्री यहाँ पर पढ़ने आते थे, घूमने आते थे, उनके द्वारा छोड़ी गई चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और ये छोड़ी हुई चीज़ें जो होती थी वह लिखित होनी चाहिए, उनका ऐसा विश्वास था, क्योंकि लिखित स्रोतों पर वो ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, किसके द्वारा छोड़ी हुई, चीनी बौद्ध यात्रियों के द्वारा। ठीक है, कब से कब तक, चौथी से लेकर के 7वीं सदी के बीच में। ठीक है, और ये लिखित स्रोत क्या होना चाहिए, साहित्य और अभिलेख, इसमें खूब उनको ज़्यादा विश्वास था कि ये प्रमाण होना चाहिए। ठीक,
उसके बाद से उनका ऐसा विश्वास था कि भारतीय सभ्यता में अगर कोई सभ्यता विकसित हुई होगी तो वह कहाँ हुई होगी? गंगा नदी के किनारे। कहाँ हुई होगी? गंगा नदी के किनारे। इसलिए उन्होंने जब ये ब्रंटन बंधु ने जब उसको दिया हुआ था बहुत सारे प्रमाण के रूप में, हड़प्पाई मोहर दिया हुआ था और भी बहुत सारे पुरावस्तु दी हुई थी, तो गंगा किनारे उनका दिमाग था कि हाँ भारतीय सभ्यता का विकास हुआ होगा। कहाँ हुआ होगा? गंगा किनारे। और ये कहाँ से मिल रहा है? पाकिस्तान के कराची और लाहौर के क्रम में बिछाने के दौरान जो हमको पूरा स्थल मिली हुई थी, उससे कुछ मुहर मिली हुई थी, कुछ और भी बहुत सारे प्रमाण मिले हुए थे, ईंट मिली हुई थी। लेकिन जब उनको दिया गया तो उन्होंने कहा कि है इसको हटाओ, कारण कि इनका दिमाग कहाँ है? गंगा के नदी किनारे, कि वहीं पर भारत की सभ्यता का कोई विकास हुआ होगा। ठीक है। और उनको देने के बावजूद उन्होंने उसके वैल्यू को नहीं समझा और इस तरह से उनके हाथों से हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो हाथ से निकल गई। यानी वे हड़प्पा सभ्यता को नहीं खोज पाए, उसमें इंटरेस्टिंग नहीं लिए। देन अब हम लोग आते हैं एक नवीन प्राचीन सभ्यता की तरफ। ठीक है। देखिए दोस्तों, था क्या कि 1920 के दशक में एक और भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। देखिए, और उनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। ये 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? डायरेक्टर जनरल थे। और उन्हीं के दिशा निर्देश में खुदाई करना शुरू कर दी। तो दो व्यक्ति थे जो उस समय पुरातत्ववेत्ता थे और जिनके नेतृत्व में खुदाई चल रही थी। और वो दो व्यक्ति कौन थे? एक थे दयाराम साहनी और दूसरे थे राखाल दास बनर्जी। इन दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ कि 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज हुआ। कहाँ? रावी नदी के किनारे। अगर आपसे पूछते, चूंकि कब कैसे पूछ सकता है ये कोई नहीं जानता है, बट आपको ध्यान होना चाहिए। और मोहनजोदड़ो की खोज जो हुआ था वह सिंधु नदी किनारे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। 1921 में हड़प्पा की खोज हो जाती है दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी किनारे, और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हो जाती है रखालदास बनर्जी के द्वारा। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। देन उन्होंने बहुत सारे प्रमाण इकट्ठा किए और ये प्रमाण किसको दिए? तो जॉन मार्शल साहब को दिए। किसको दिए? जॉन मार्शल को। ठीक। और जॉन मार्शल ने उस चीज को बारीकी से ध्यान दिया, उसको जांचा, परखा। उसको जानने के बाद 1924 ईस्वी में, कब? ध्यान दीजिए, 1924 ईस्वी में उन्हें पूरी दुनिया के सामने एक नए पूरा स्थल के बारे में घोषणा की, जिसे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, कब? 1924 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो आप इसको ध्यान दीजिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत घोषणा कब की गई थी? तो आपका आंसर होना चाहिए 1924। किसने की थी? तो जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे तो हमने आपको बताया हुआ था कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की, तो आप बता दीजिएगा दयाराम साहनी, किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे, कब? 1921 ईस्वी में। तो इस तरह से संभावना बन सकती है। ठीक है, उसी तरह से मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी को प्राप्त हुआ है, तो सिंधु नदी किनारे। ठीक है, खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने। कब की थी? तो 1922 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब जरा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये आते हैं कि नई तकनीकें और प्रश्न। क्या आते हैं? नई तकनीकें और प्रश्न। देखिए, इस पे जाने से पहले कुछ टॉपिक को हम लोग को ध्यान देना जरूरी है, तब इसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो कम हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, खुदाई दो तरीके की होती है। पुरातत्ववेत्ता जो मिट्टी की खुदाई करते हैं वह दो तरह की करते हैं। एक क्षैतिजाकार, और दूसरा अस्तर विन्यास। क्षैतिजाकार का क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग क्या होता है ना कि हम अपने यहाँ आलू को उड़वाते हैं,
ठीक है। तो आलू कोड़वाते हैं तो जैसे जैसे रोपे हैं उसको कुदाल से हम कोड़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, यानी बिल्कुल जमीन के समानांतर। ठीक है। कैसे? जैसे आप जमीन पर चलते हो तो कैसे चलते हो? एकदम समानांतर चलते हो। गाड़ी कैसे चलती है जमीन पर? एकदम समानांतर। ठीक है। तो मान के चलिए ये पृथ्वी है और इसके ठीक समानांतर ऐसे हम लोग खुदवाते चलते हैं तो इसको बोलते हैं क्षैतिजाकार। ठीक है। लेकिन जब अस्तर विन्यास को हम लोग देखते हैं तो ये जो खुदाई होती है तो कुछ इस प्रकार से होती है। मान के चलिए ये जमीन हो गया और ये जमीन हो गया, तो इसको कुछ ऊंचाई से हम ऐसे एकदम स्लोप में आते हैं, एकदम स्लोप में नीचे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ गहराई में हम आते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम गहराई में आते हैं जाते हैं वैसे वैसे उसकी ढाल उसी तरह से बढ़ते जाती है गहराई की तरफ, और वैसे एक नए तरीका का हमको पता चलता है। ठीक है। अब बात यह आती है कि टीला किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम खुदाई कर रहे हैं या हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उससे जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो एक जगह पर हम ले जा करके फेंक देते हैं, और वही वेस्ट मटेरियल्स एक कूड़े के रूप में तब्दील हो जाता है। देन कई वर्षों के बाद जब वह मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी जगह को हम क्या बोलते हैं? टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीला। अगर आपको नहीं मालूम है कि टीला क्या होता है तो जाइए हमारे यहाँ चंपारण में जानकीगढ़ है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं, वह टीले के रूप में है। ठीक है। लौरिया का नंदनगढ़ जाकर देख सकते हैं, वो भी टीले के रूप में है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नई तकनीक या नई प्रश्न। इसमें नई तकनीकें कैसे इजाद किया गया और उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न बन गए। तो देखिए हुआ क्या था कि जिस समय ये नई तकनीकें लाई गई तो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे वह कौन थे? RIM व्हीलर। कौन थे? RIM व्हीलर, या आप सिंपल इसको व्हीलर के नाम से याद कीजिएगा, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। ये 1944 इसमें क्या बनते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बन करके आते हैं। और उन्होंने कहा कि जरा ध्यान दीजिए, शुरुआत से हमने ये देखा कि जो जमीन में आप खुदाई कर रहे हो ना, तो कैसे खुदाई कर रहे हो? लगातार क्षैतिजाकार में, यानी जमीन के समानांतर आप कर रहे हो। तो आप ऐसे खुदाई नहीं करो, आप कैसे खुदाई करो? जमीन में ऐसे एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, अस्तर विन्यास का एकदम नीचे खुदाई करते जाओ, गहराई पर करते जाओ। इसका कारण यह था कि उन्होंने ये देखा कि जितने भी पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सब पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं, और इंडिया में वैसा पुरास्थल प्राप्त नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर इस तरह की खुदाई कराई जाए, अस्तर विन्यास की खुदाई किया जाए, ठीक है, क्योंकि यह एक नया तकनीक था, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हो सकता है कि भारत में भी इस तरह के पुरास्थल प्राप्त हों। देन उसके बाद से आज़ादी से पहले खुदाई कराना शुरू कर दिया, और जब खुदाई कराया गया तो बहुत सारे पुरास्थल होने के प्रमाण मिले। और ये पुरास्थलों में उदाहरण की तरफ आप देख सकते हैं कि लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, और अभी तक नए नए पुरास्थल प्राप्त होते जा रहे हैं, और अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। ठीक है। तो हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित बहुत सारे टॉपिकों को कवर किया। ठीक है। अब हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं और उसको थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने आपको हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी थी, उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से वह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। आइए हम लोग अब अगले टॉपिक कवर करते हैं, और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो अतीत को जोड़ करके पूरा करने की समस्या। ठीक है। हम आज के संदर्भ में बहुत सारे पुरास्थल पाते हैं, तो हमें अतीत के बारे में कैसे पता चलता है? क्या हमें कोई इससे सामान मिलता है, जिस सामान को या हमको कुछ प्रमाण मिलता है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये जो वस्तु में प्राप्त मिली हुई है ये अतीत के समय में इस तरह की चीज़ों को बोध करती हैं। अब उस चीज़ को जो प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम लोग तय करते हैं कि वो हमें अतीत के बारे में क्या बताती है। अब हम लोग अतीत के बारे में चलेंगे, 1000, 2000, 4000, 5000 वर्ष पहले की वो कितनी पुरानी है। ठीक है। कम हम लोग चलते हैं और टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले प्राप्त हमको क्या क्या पुरावस्तु मिली हुई है। पुरावस्तु हमने बताया हुआ था कि पुरास्थल से जो खुदाई के दौरान जो हमको वस्तु मिली है वो सब पुरावस्तु है,
और जो उसकी खुदाई कराते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जो हमको खुदाई के दौरान जो प्राप्त पुरावस्तु मिली हुई है उसमें हड़प्पाई मुहर मिला हुआ, आभूषण मिला हुआ, मृतभान, मनके, अस्थियां, पत्थर के सामान, औजार, ये सभी चीज मिले हुए हैं। लेकिन जो हमको हड़प्पाई मुहर मिली हुई है या उस लिपि मिली हुई है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन वह भाव चित्रात्मक थी। क्योंकि हम इसको पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमको कोई विशेष जानकारी उससे नहीं मिली है। जो भी जानकारी मिली हुई है वह किससे मिली हुई है? आभूषण, मृतभान, मन की अस्थियां, पत्थर के सामान, औजार, इस सब से। उसके आधार पर हम तय करते हैं कि उस समय लोग इस तरह की चीजों को प्रयोग करते होंगे और इसे भली भांति जानते होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे कवर करते हैं और हम ये देखते हैं कि उस समय लोग किस प्रकार की वस्तु का उपयोग करते होंगे। तो संभावना ये जताई जा रही है कि उस समय बहुत सारे वस्तु को यूज करते होंगे। संभवतः जो चीजें सड़ने वाली हो तो वो तो सड़ गई होगी, सड़ करके वो मिट्टी बन गई, उससे हमको कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन जो नहीं सड़ी उसी चीज को हमने प्राप्त किया खुदाई के दौरान, और ये खुदाई के दौरान जो चीजें मिली वह आपको हमने पुरावस्तु के रूप में बताया, और इसी से हमको विशेष जानकारी मिलती है जिसके बारे में हम तय करते हैं कि इस समय वह क्या क्या करते होंगे। ये सारी चीजें हमको पता चल जाती है, और ये जानकारी कौन देते हैं? इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता। अब हम लोग जो टॉपिक पर आते हैं वो आते हैं व्याख्या की समस्याएं। अब तो हमने कह दिया कि ये सारे पुरावस्तु हमने प्राप्त कर लिया। अब परेशानी किस चीज में आती है? व्याख्या को लेकर के आती है, हम क्या कहें इसके बारे में। ठीक है, मान के चलो हमने कहा कि आभूषण से पानी हुई नारी हमको मिली हुई है। ठीक है, हमने खुदाई करवाया और ये आभूषण से लदी हुई नारी मिल गई, पूरा आभूषण से सजी हुई थी, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो उस समय उन्होंने क्या कहा? इसे मातृदेवी या भूदेवी के नाम दिया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आभूषण से पानी हुई नारी जो खुदाई के दौरान मिली उसको क्या कहा गया? तो मातृदेवी या भूदेवी के नाम से उसको संबोधित किया गया। मानकीकृत मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति, एकदम योगासन मुद्रा में बैठा हुआ जो व्यक्ति था, इससे पुरोहित राजा या मतलब क्या बोलते हैं, पुरोहित या किसी राजा के बारे में उसको नामकरण किया गया कि वह गद्दी पर बैठा हुआ है, एकदम पोज देकर के राजा के पोज में है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में अगर कोई मिलता है तो हमारे पुरातत्व उसको क्या बोलते हैं? पुरोहित या राजा का उपनाम देते हैं कि वो इस तरह से बैठा व्यक्ति है, इसलिए वो राजा के जैसे है। मोहरों पर जो पेड़ पौधे का चित्र मिला हुआ है, ठीक है, उसे क्या पता चलता है? उसे पता चलता है कि उस समय जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होंगे ना, वो प्रकृति के पूजक होंगे, यानी वो प्रकृति की पूजा करते होंगे। इसलिए तो उन्होंने मोहरों पर बहुत सारे क्या किया हुआ है? पेड़ पौधों का चित्र को बनाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा कि अगर मोहरों पर पेड़ पौधे के चित्र बने हुए हैं, इसका मतलब इतिहासकार उसे क्या बताते हैं? प्रकृति पूजा का संज्ञा देते हैं कि उस समय वो लोग प्रकृति का पूजा करते होंगे। फिर खुदाई के दौरान एक सिंह वाला हमको जाने मिला हुआ है। ठीक है, जिसे एक श्रृंगी कहा गया, एक श्रृंगेश्वर के नाम दिया गया। समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद से योगी मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति, आप देखिए ध्यान से, कह रहा है योगी मुद्रा में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वह योगासन के बारे में बताता है कि उस समय लोग योगासन को जानते होंगे, योगासन करते होंगे, किसी विशेष प्रकार के एक्सरसाइज करते होंगे। ये उस समय मालूम चलता है किसके माध्यम से? योगी मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति। ये भी हमको खुदाई के दौरान मिला हुआ है। जानवरों से घिरा व्यक्ति, ये भी हमको मिला हुआ है। ये कहाँ मिला हुआ है? हड़प्पाई मुहर में मिला हुआ है, और उसे आदि शिव के नाम दिया गया है, यानी वे लोग शिव की पूजा करते होंगे और वे लोग इसे भली भांति जानते होंगे, इसलिए तो उन्होंने इस तरह का चित्र बनाया हुआ, और इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता इन्हें आदि शिव के नाम देते हैं। इस समय हमने बताया था इससे पहले, मानकीकृत मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति उसे पुरोहित या राजा कहा गया है। ठीक है, कहीं हो सकता है मिस से हमने कुछ बता दिया हो। तो दोस्तों, हमने आज इस टॉपिक को हमने पढ़ा है, और इसके साथ हमने जो ईंटे मन की अस्थियां या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हुई। तो आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो जाकर के एक एक टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। वह बहुत ज़्यादा समय की नहीं है, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि हमने इसलिए आपको ऐसा बनाया ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सके, आप ज़्यादा समय नहीं दे सके, क्योंकि आज के समय में किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है कि हम प्रॉपर समय दे सकें और
ज़्यादा समय तक बैठकर पढ़ सकें। इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी पढ़ाना और उसको वीडियो को डालना शुरू किया ताकि आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो इसी तरह से इस टॉपिक को आप लोग पढ़ते रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए। क्योंकि पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ाया हुआ था तो उस समय हमने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या कवर किया हुआ था उसमें कि प्राचीन काल में यानी हड़प्पा सभ्यता में किस तरह के वस्तुओं खरीद बिक्री होती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस चीज़ों को हमने कवर किया हुआ था। तो उसमें हमने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे को लोग कहाँ से प्राप्त करते थे। तो इसका सही आंसर है खेतड़ी, राजस्थान से। ठीक है, और आज का जो प्रश्न है वो यह है कि हड़प्पा सभ्यता की विधिवत घोषणा कब की गई थी और किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। क्योंकि हमने इसको बताया हुआ है, तो आप हमें अपने उत्तर दीजिए, हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ते रहिए, मस्ती रहिए, मौज कीजिए। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।